सवाल ये है कि आप एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं तो कब तक रहेंगे एआईएमआईएम में? क्योंकि पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से निकल गए, हो सकता है बाद में आप एआईएमआईएम से भी निकल जाए। क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी तो आपका भी नहीं। आप यहाँ से घर जा पाएंगे? आप यहाँ से घर जा पाएंगे? उम्मीदों पर दुनिया कायम है। हालांकि आपको तो अभी से ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है बहादुरगंज विधानसभा से। हो सकता है कि बाद में फैसला पलट जाए, किसी और को उम्मीदवार घोषित कर दे, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? एआईएमआईएम में बने रहेंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं, हमने तो पार्टी ज्वाइन किया है। रहा सवाल पार्टी फैसला करेगा क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक है। हमने पार्टी का सदस्यता लिया है, हमने एमआईएम का दामन थामा है, हम एमआईएम में बने रहेंगे। पार्टी किसी को भी टिकट दे? पार्टी तो घोषणा कर दिया है बहादुरगंज का। हो सकता है पलट भी दे। नहीं, पार्टी घोषणा कर चुका है। हो क्या सकता है? हो ही नहीं सकता है। चुनाव लड़ेंगे अगर आप और विधायक बन भी जाते हैं तो क्या लगता है कि आप भी हो सकता है कि विधायक बनने के बाद निकल जाए? देखिए, सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बातें कही जा रही है, इतना नाराज है। कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल तक अगर पार्टी फैसला नहीं करती है, फैसले को वापस नहीं लेती है, तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, जैसे मासूम रजा साहब ने कहा है। तो आखिर ये कैसे संभव है? जिस दिन आप पार्टी ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपको बहादुरगंज विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, खुला विरोध कर रहे हैं आपके एआईएमआईएम में शामिल होने के लिए। जब शामिल हुए, देखिए, विरोध तो वही कर रहे हैं जो टिकट के दावेदार थे। 3 तारीख को ओवैसी साहब का प्रोग्राम है बहादुरगंज में और औपचारिक ऐलान वहाँ होगा। बाकी ऐसे क्या कहते हैं, ऑफिशियली हो चुका है। राहुल गांधी से भी नाराजगी है। राहुल गांधी जब वफ काला कानून के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वो विदेश घूम रहा है, राहुल गांधी से भी नाराज है। राहुल गांधी कौन सा दूध का धुले हुए हैं? सरकार है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत पुराना वीडियो है, जिसमें आप बीजेपी और एआईएमआईएम को दंगाई पार्टी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये दंगाई पार्टी है। जिस पार्टी को आप दंगाई पार्टी बोल रहे थे, आप उसी पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी तो दंगाई है ही। एमआईएम को भी दंगाई बोले? नहीं, एमआईएम देखिए, एमआईएम को हमने कोई भी बड़े लीडर आकर के सामने में नहीं बोला। तो जो किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद है, उन्होंने पिटीशन दाखिल किया था इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ कानून के खिलाफ। उसका ईमान जिंदा है। वो अपने आप को सोचा कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे कोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से केस नहीं हुआ है। आप जो कारण बता रहे हैं एमआईएम में शामिल होने के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं। मामला ये है कि मुसलमानों का हक पर बात कौन करता है? तो कांग्रेस भी करते हैं? नहीं करता। एक भी कांग्रेसी लीडर का बता दीजिए आप हमको कि मुसलमानों का हक का बात किया है। नीतीश कुमार ने तो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। मुसलमानों का। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। किशनगंज की राजनीति कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि एक पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब उन्होंने जेडीयू छोड़ दिए और एक और पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिए। कांग्रेस तो छोड़ा ही, साथ ही साथ एआईएमआईएम का भी दामन थामा। मेरे साथ मौजूद है तौसीफ आलम साहब, जो कि बहादुरगंज के पूर्व विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते थे। उन्होंने कांग्रेस से अलविदा कह करके एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। या सबसे पहले इनकी राजनीतिक शुरुआत आप तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो सर से हम इस बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ये अपने निर्दलीय से राजनीति की शुरुआत किया था, उसके बाद फिर कांग्रेस में गए और कांग्रेस में लंबे समय तक बने रहे। वे कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और एआईएमआईएम का दामन थामा है। हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को अलविदा कहने का क्या मकसद था और एआईएमआईएम में शामिल होने का क्या मकसद है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका केडीवी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आया मेरा निवास में और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से मैं आपको मानता हूँ। आप कांग्रेस को अलविदा कहे और एआईएमआईएम में भी शामिल हो गए हैं, सदस्यता ले ली है। सबसे पहले आप अपना फीलिंग बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप कांग्रेस से निकलने के बाद एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं? तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब हमको लग रहा है कि नहीं, देश का राजनीतिक में जो मुसलमानों का हक का बात करे, जो हमारा हक का बात करे, मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, हर मुसलमान को ये पार्टी में आना चाहिए और इस पार्टी के बैनर तले काम करना चाहिए। हर मुसलमान को कि हर भारतीय को? हर भारतीय को। मुसलमान भी है, मुसलमान के साथ साथ तो भाई मुसलमान का हक का बात करता है। ऐसे तो पूरा भारत का हक का बात करता है, लेकिन मुसलमान का जहाँ क्षति होता है, जैसे अभी काला कानून हम लोगों के माथे में थोपा गया है, वक्फ बिल पर जो अभी बोला है, ओवैसी साहब काबिल तारीफ है। हाउस में वो बिल फाड़ दिए और हमारा मुसलमान का बात कर रहा है। हमारा मदरसा छीने जाएंगे, हमारा कब्रिस्तान छीने जाएंगे, हमारा
मस्जिदें छीने जाएंगे, हमारा ईदगाह छीने जाएंगे, और हमारा जो बाप दादा का प्रॉपर्टी वक्फ कर दिए थे इसको सरकारी कहा कर दिए जाएंगे। ये काला कानून अगर नहीं हटता है तो हम सारे के सारे मुसलमान समझिए कि हम लोग जो मरेंगे दफनाने के लिए, जिसका ज़मीन है उसके लिए तो ठीक रहेगा, जिसका ज़मीन नहीं रहेगा उसको लाश को जलाना पड़ेगा अंतिम में। तो इसीलिए इस काला कानून के विरुद्ध में ओवैसी साहब ने एकदम झंडा उठाया है। उसका कार्यशैली को देखते हुए हमने प्रभावित हुआ और हमने सोचा कि नहीं, अब हम लोगों को ओवैसी साहब का साथ देना चाहिए। वो तो जिस पार्टी में आप थे वो पार्टी भी उसके खिलाफ मुखालफत किया था, वोट किया था भाजपा साथ। देखिए, खाली वोट करना बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर माइक में आकर के ये नहीं बोला कि मुसलमानों के साथ आज गलत इंसाफी हो रहा है, मुसलमानों का मदरसा छीना जा रहा है, मुसलमानों का कब्रिस्तान छीना जा रहा है, मुसलमानों का ईदगाह छीने जा रहे हैं, मुसलमानों का मस्जिदें छीने जा रहे हैं और मुसलमानों का जो वक्फ का ज़मीन था उसको सरकारी किए जा रहे हैं। कोई भी बड़े लीडर आकर के सामने में नहीं बोला। तो जो किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद है, उन्होंने पिटीशन दाखिल किया था इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ कानून के खिलाफ। उसका ईमान जिंदा है। वो अपने आप को सोचा कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे कोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से केस नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत तरफ से। हाँ, व्यक्तिगत जावेद साहब केस किए हैं। वो उसको उसके अंदर ईमान है, मुसलमान है, उनको वो क्या है, कांग्रेस की तरफ से केस नहीं हुआ है। यहाँ पर जो 232 वोट पड़े थे विपक्ष में, तो कांग्रेस का भी तो काफ़ी ज़्यादा वोट पड़े थे। नहीं, कांग्रेस सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस का ही वोट पड़े। देखिए, खाली वोट करना बड़ी बात नहीं है। हमारा जो हक छीना जा रहा है, आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, मुसलमानों के साथ गद्दारी हो रहा है, मुसलमानों का मदरसा छीने जा रहे हैं, मुसलमानों का कब्रिस्तान छीना जा रहा है, मुसलमानों का मस्जिद छीना जा रहा है, मुसलमानों का वक्फ का जो ज़मीन है वो छीने जा रहे हैं, मुसलमानों का ईदगाह तक छीने जाएंगे। ये काला कानून आपको भी पता है, ये काला कानून लागू होने से सारे के सारे मुसलमानों से ये छीने जाएंगे। तो एक आप जिस पार्टी में शामिल हुए हैं उसमें एक सांसद है, मात्र एक सांसद है। एक सांसद से ये चीज़ कैसे संभव होगा, कैसे रोका जा सकता है इस चीज़ को? भाई, संसद में एक सांसद हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान हैं, 110 करोड़ हिंदू है। हम सारे लोगों का सहारा लेंगे। मैं हिंदू भाई से भी आग्रह करूंगा कि हम लोगों का हक छीना जा रहा है, आज हमारा हक छीने जा रहे हैं, कल सिख भाई का हक छीना जाएंगे, कल महादलित का हक छीना जाएंगे, इसी तरह सब के हक छीने जाएंगे। तो क्या आप चुप बैठे रहेंगे? इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरा हिंदू भाई भी साथ है और 30 करोड़ मुसलमान को लेकर के हमने ये लड़ाई लड़ेंगे। कहा जाता है कि आप कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़े क्योंकि आपको लोकसभा में टिकट नहीं मिला, इसीलिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लोकसभा में टिकट जिसको मिलना था मिल गया, हमको नहीं मिला अलग बात है, लेकिन हमारा नाराज तो थे ना पहले से? नहीं, हम कांग्रेस पर नाराज कभी नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यशैली है उस पर हम नाराज हैं। और जो मुसलमान का हक का बात करें, हम प्रभावित हो गए, ओवैसी साहब से हम प्रभावित हो गए और देश का हालात को देखते हुए हमने ओवैसी साहब का पार्टी ज्वाइन किया। तो आपने हैदराबाद में पार्टी ज्वाइन किया जाकर के, किशनगंज में भी तो कर सकते थे, बड़े तामझाम के साथ, सैकड़ों गाड़ियों के साथ, फिर किशनगंज में क्यों नहीं ज्वाइन किया? नहीं, हमने मुझे बुलावा आया था, हमने गया हैदराबाद और वहाँ जा कर के सदस्यता ली। 3 तारीख को ओवैसी साहब का प्रोग्राम है बहादुरगंज में और औपचारिक ऐलान वहाँ होगा। बाकी ऐसे क्या कहते हैं ऑफिशियली हो चुका है। तो हम 2 तारीख को टाइम दिए हैं, 2 तारीख को शाम को ओवैसी साहब बहादुरगंज में आएंगे, ये किशनगंज, और 3 तारीख को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक ओवैसी साहब का बहादुरगंज में प्रोग्राम होगा। 2 बजे तक बहादुरगंज में प्रोग्राम होगा। राहुल गांधी से कोई नाराजगी थी आपकी? राहुल गांधी से भी नाराजगी है। राहुल गांधी जब वक्फ काला कानून के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वो विदेश घूम रहा है, राहुल गांधी से भी नाराज है। राहुल गांधी कौन सा दूध का धुले हुए हैं? मुसलमान को वोट बैंक समझ करके मुसलमान का हक का बात नहीं करता है, तो राहुल गांधी कौन दूध के धुले हुए हैं? राहुल गांधी अमेरिका में घूम रहा है। बीजेपी को कैसी पार्टी मानते हैं? देखिए, बीजेपी को तो खुला दुश्मन मानते हैं मुसलमान का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
खुला दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ में काम कर रहा है। आपने 3 तलाक का मामला लाया, हमने चुप रहा। आपने धारा 370 का धारा खत्म किया, हमने चुप रहा। आपने मुसलमानों के विरोध में सारा कानून ला रहे हैं। अब तो यहाँ तक आ गया कि मेरा जो ज़मीन है, मेरा जो मस्जिद है, मेरा जो कब्रिस्तान है, मेरा जो मदरसा है, आप हमारा छीन करके आप सरकार के खाते में दे रहे हैं। तो इससे बड़ा और दुश्मन कौन होगा? ये तो डायरेक्ट खुला दुश्मन है। अब तो हम यही कहेंगे कि ये मुसलमान विरोधी सरकार है, मुसलमान विरोधी सरकार है, विरोधी सरकार है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत पुराना वीडियो है, जिसमें आप बीजेपी और एआईएमआईएम को दंगाई पार्टी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये दंगाई पार्टी है। जिस पार्टी को आप दंगाई पार्टी बोल रहे थे, आप उसी पार्टी में शामिल हो गए? नहीं, हम दंगाई पार्टी नहीं बोले। हमने बोला था कि जो भी पार्टी दंगाई है उसको बैंड लगाना चाहिए, और बीजेपी तो दंगाई है ही। एमआईएम को भी दंगाई बोले? नहीं, एमआईएम जे देखिए, एमआईएम को हमने समझा, दिल से समझा, इसलिए कि हमने देखा कि ये मुसलमानों का बात कर रहा है, मुसलमान का हक का बात कर रहा है। और ये जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, एक पर एक कानून ला रहा है, एक पर एक कानून ला रहा है। तो अब जो है समय नहीं है। अगर आज हम हक का बात नहीं करेंगे, आज जो हमारा बात को आवाज़ बुलंद करता है उसका साथ नहीं देंगे, तो हमारा अल्लाह भी पूछेगा कि तुम जो हिंदुस्तान में था, तुम्हारा हक छीना जा रहा था, तुम चुप बैठे हुए थे। इसलिए हमने फैसला किया कि नहीं, हमारा मुसलमान का हक छीना जा रहा है, हमारा कब्रिस्तान छीना जा रहा है, हमारा मस्जिद छीना जा रहा है, हमारा मदरसा छीना जा रहा है, हमारा ईदगाह छीना जा रहा है, हमारा मुसलमानों का जो ज़मीन है, जो हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने जो वक्फ किया था, उसको सरकारी किया जा रहा है। तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए राजनीति को त्याग देते हुए हमने एक फैसला लिया कि नहीं, मुसलमानों का जो हक का बात करता है, मैं उसका साथ रहूँगा। आप जो कारण बता रहे हैं एमआईएम में शामिल होने के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं। नहीं, विधानसभा तो मैं निर्दलीय भी जीता था। आपको पता है कि हमने पहली बार जो जीता था, निर्दलीय जीता था। कांग्रेस भी हमको बुला के टिकट दिया था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हमने विधानसभा जीता। तो टिकट माने नहीं रखता है, लेकिन मामला यह है कि मुसलमानों का हक पर बात कौन करता है? तो कांग्रेस भी करते हैं? नहीं करता है। एक भी कांग्रेसी लीडर का बता दीजिए आप हमको कि मुसलमानों का हक का बात किया है। पूरा देश वक्फ काला कानून के खिलाफ रोड शो और प्रोटेस्ट कर रहा है। कांग्रेसी नेता रोड में घूमता है, कन्हैया कुमार रोजगार दो और ये दो और वो दो। अभी देश को बचाना है, देश का काला कानून को खत्म करना है, देश का नक्शा को बचाना है, अंबेडकर का संविधान को बचाना है, तो ओवैसी साहब का साथ आना है। जो आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों की बात सिर्फ ओवैसी कर रहे हैं, या तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जितना काम हमने किया है उतना काम किसी ने नहीं किया है आज तक। नीतीश कुमार ने तो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। किसका? मुसलमानों का। नीतीश कुमार ने मुसलमानों का वोट लिया और अपने आप को वक्फ काला कानून जब पारित हो रहा था तो बीजेपी के साथ वोट कर रहा था। उस समय तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों को छुरा घोंपने का काम कर रहा है। हम तो बीजेपी को खुला दुश्मन मानते हैं मुसलमानों का, लेकिन ये तो पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, आपको मुसलमान माफ नहीं करेगा। सीमांचल में 0 दिखाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह। सीमांचल में 1 भी सीट आने नहीं देंगे नीतीश कुमार जी। हाँ, सवाल ये है कि आप एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं, तो कब तक रहेंगे एआईएमआईएम में? क्योंकि पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से निकल गए, हो सकता है बाद में आप एआईएमआईएम से भी निकल जाए। क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी तो आपका भी नहीं। आप यहाँ से घर जा पाएंगे? आप यहाँ से घर जा पाएंगे? उम्मीदों पर दुनिया कायम है। मेरा उम्मीद है कि मेरा हक का बात, मेरा मुसलमानों का हक दिलाने में ओवैसी साहब अव्वल है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ओवैसी साहब के साथ रहना चाहिए। मैं ओवैसी साहब का दामन थामा हूं और जब तक मुसलमानों का हक का बात करता रहेगा, मैं ओवैसी साहब के साथ खड़ा हूं।
ओवैसी साहब के साथ खड़े हैं। आप परसों पार्टी ज्वाइन किए हैं और उसी दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिशियली फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आया जिसमें से खुले तौर पर आपको बहादुरगंज विधानसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। तो आखिर ये कैसे संभव है जिस दिन आप पार्टी ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपको बहादुरगंज विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया जाता है? पार्टी को लगा कि ये सबसे अव्वल उम्मीदवार है तो मैं इसको घोषणा कर देता हूं, तो ये तो अच्छी बात है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ओवैसी साहब को कि मुझे उस लायक समझा और बहादुरगंज सीट से वो मेरा उम्मीदवारी पेश किया है। तो मैं स्वागत करता हूं पार्टी का, मैं स्वागत करता हूं ओवैसी साहब का। यहाँ पर बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, खुला विरोध कर रहे हैं आपके AIMM में शामिल होने के लिए। जब शामिल हुए देखिए, विरोध तो वही कर रहे हैं जो टिकट के दावेदार थे, और स्वाभाविक बात है जो टिकट का दावेदार थे उसको विरोध होना चाहिए क्योंकि उसको टिकट नहीं मिला, तो स्वाभाविक बात है। मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, पार्टी जिस लाइन से जा रहा है सबको पार्टी के दामन में रहना चाहिए, पार्टी में साथ में रहना चाहिए और हम लोगों को पार्टी का फैसला को सम्मान करना चाहिए। सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की बातें कही जा रही है, इतना नाराज है। कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल तक अगर पार्टी फैसला नहीं करती है, फैसले को वापस नहीं लेती है तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, जैसे मासूम रजा साहब ने कहा है। देखिए, अब वो तो पार्टी का काम है, पार्टी वो समझे, हम तो पार्टी है नहीं। तो आपको भी एकजुट रखना है ना, क्योंकि आप भी इसी पार्टी में शामिल है, उसी विधान। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप भाई पार्टी का सदस्य हैं तो आप पार्टी में बने रहें और ओवैसी साहब पर उम्मीद कीजिए। और ओवैसी साहब अभी हमारे क्या कहते हैं कि जो वक्फ काला कानून है उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और 3 तारीख को प्रोटेस्ट में बहादुरगंज में आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं। 3 तारीख को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन है ये काला कानून के खिलाफ, और हम लोग वहाँ ओवैसी साहब का साथ दें। आप AIMM में शामिल हुए हैं, AIMM में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शामिल हुए हैं या फिर AIMM को मजबूत करने के लिए शामिल हुए हैं? हमने आपको पहले ही कहा कि MLA लड़ने के लिए हमने निर्दलीय पहले जीता था। MLA कोई माने नहीं रखता है। हम पार्टी को मजबूत करेंगे और हम बहादुरगंज विधानसभा का जो आवाज़ है उसको बुलंद करेंगे और जो मुसलमान का हक का बात करे, जो ये काला कानून के खिलाफ बात करे, मैं उसके साथ हूँ। हालांकि आपको तो अभी से ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है बहादुरगंज विधानसभा से, हो सकता है कि बाद में फैसला पलट जाए, किसी और को उम्मीदवार घोषित कर दे, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? AIMM में बने रहेंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं, हमने तो पार्टी ज्वाइन किया है। रहा सवाल पार्टी फैसला करेगा क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक है। हमने पार्टी का सदस्यता लिया है, हमने MIM का दामन थामा है, हम MIM में बने रहेंगे। पार्टी किसी को भी टिकट दे? पार्टी तो घोषणा कर दिया है बहादुरगंज का। हो सकता है पलट भी दे। नहीं, पार्टी घोषणा कर चुका है, हो क्या सकता है, हो ही नहीं सकता है। पार्टी घोषणा कर चुका है और पार्टी का लाइन से बाहर नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं। आप सबसे पहले सर एक भाई कांग्रेस के बारे में बताइए। जब आपकी राजनीति में एंट्री हुई है, कैसे राजनीति में एंट्री हुई है, उसके बाद कांग्रेस में कैसे गए, कितना दिन कांग्रेस में रहे, कितना बार विधायक बने कांग्रेस से, इसके बारे में थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताइएगा। मैं 18 साल का जब थे हमने मुखिया जीता था, उसके बाद 24 साल जब हो गए हमारा 23 साल ख़त्म होने को था तो हमने निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा, आज़ाद उम्मीदवार जिसको बोलते हैं। तो सारे पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, सारे पार्टी का जमानत जब्त हो गया था। निर्दलीय जब हम जीत गए तो कांग्रेस के बड़े लीडर हमको ऑफ़र दिया और हमने पटना गया और हमको कहा कि आप कांग्रेस में आइए। तो हमने कांग्रेस का दामन थामा, फिर लगातार 3 टर्म कांग्रेस से रहे, 1 टर्म निर्दलीय से रहे और अच्छा रहा। जब तक हमने समझा, उस समय तक BJP का सरकार नहीं था तो लग रहा था कि सेकुलर हिंदुस्तान है। अब लगने लगा है कि अब किसी जाति का प्रधानमंत्री है, तो अब हमने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो असुरक्षित जो महसूस कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि अब हमको जो मुसलमान का बात करता है, जो मुसलमान का हक का लड़ाई लड़ता है, ये काला कानून जब आ गया, वक्फ काला कानून, अब हम देख रहे हैं कि ना हमारा ज़मीन बच रहा है, ना हमारा मस्जिद बच रहा है, ना हमारा मदरसा बच रहा है, ना हमारा कब्रिस्तान बच रहा है। तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसीलिए अब हम एक होने के लिए एक मजबूत लीडर, जो मुसलमानों का मजबूत लीडर है ओवैसी साहब, मैं उसका दामन थामने का फैसला किया। देश का हालात को देखते हुए हमने ओवैसी साहब का दामन थामा।
एमआईएम में इससे पहले भी 2020 विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीते थे। 5 में से 4 विधायक एमआईएम से हट करके आरजेडी में चले गए विधायक बनने के बाद, और इस बार आपको बहादुरगंज से उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव लड़ेंगे अगर आप और विधायक बन भी जाते हैं तो क्या लगता है कि आप भी हो सकता है कि विधायक बनने के बाद निकल जाए? देखिए, कोई अगर क्या कहते हैं, कोई मुसलमान अगर आतंकवादी बन जाता है, इसका मतलब पूरा मुसलमान आतंकवाद नहीं हो गया। जो आतंकवाद है तो वो आतंकवाद है, जो गलत किया वो गलत किया, चाहे वो पैसा में बिका हो, चाहे वो किसी अपने निजी कारण से दूसरा पार्टी चला गया हो, उसका जिम्मेवार वो है। ऐसा नहीं कि एक नेता अगर खराब है तो सारा नेता गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो जैसा करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। आपने कांग्रेस से इससे पहले विधायक बने, आप कांग्रेस से इससे पहले विधायक बने थे। बहुत सारे कांग्रेस समर्थक हैं जो कि आपको वोट किया था, उनको बिना पूछे हुए आप एआईएमआईएम में शामिल हो गए। क्या लगता है कि ये लोकतांत्रिक मतलब कि नहीं, हमने सारे कार्यकर्ता को बुलाया था और ये उस समय हम लोग निर्णय लिए थे कि देखिए हम लोगों के ऊपर ये काला कानून थोपा जा रहा है, इसलिए हम लोगों को अब अपना वजूद बचाने के लिए, अपना जो हमारे मदरसा छीने जा रहे हैं, मस्जिदें छीने जा रहे हैं, कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, ईदगाह छीने जा रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए अब हम लोगों को ओवैसी साहब का दामन थामना चाहिए। एमआईएम पार्टी को बहुत से लोग ध्रुवीकरण पार्टी कहते हैं कि ये पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तो क्या लगता है कि आपके एमआईएम में शामिल होने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीजेपी करता है, हिंदू और मुसलमान डायरेक्ट करता है। बीजेपी से बड़ा धर्मवादी कोई भी पार्टी नहीं करता है। ओवैसी साहब तो अपना हक मांगता है। ओवैसी साहब का कहना है कि भाई हम मुसलमान हैं तो हमको इस देश में रहने का अधिकार है, हमने भी इस देश को आज़ाद कराया है। ओवैसी साहब अपना हक मांगता है, तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। अपना हक मांग रहा है कि भाई ये काला कानून को ख़त्म किया जाए, ये वफ काला कानून जो हमारे माथे पर थोपे हैं इसको ख़त्म किया जाए। मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी बहादुरगंज के विधायक है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या नज़रिया है उनके प्रति? देखिए, जो मौजूदा विधायक साहब हैं इसका जवाब बहादुरगंज का जनता देगा। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, क्योंकि एमएलए वो भी है, एमएलए हम भी था, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। आप अपना कामकाज और उनके कामकाज को कैसे तुलना कर पाएंगे आप, कि आपका कामकाज ज़्यादा बढ़िया रहा कार्यकाल में या फिर उनका? अब मैं कैसे बता सकता हूँ? जनता ही बताएगा कि उसका कार्यकाल अच्छा था या मेरा कार्यकाल अच्छा था, जनता बताएगा। चलिए, इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। ये बहादुरगंज पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब हैं जो कि हमसे बात कर रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये अभी एमआईएम में शामिल हो गए हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे। एमआईएम में शामिल होने का कारण भी बताया है, क्योंकि देश की जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए इन्होंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।